सेट के हवाले से हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था, और सेट क्या होते हैं, सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आप लोगों के लिए कोई न्यू चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली यू ऑल नीड सम रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक because it's been an year that you have not studied math. Now we are starting maths again. मैं मैथ्स का आपको दोबारा से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपके टोटल स्टूडेंट 15 चैप्टर्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है। मैट्रिक क्लास अपने पुराने पैटर्न पर ही पेपर देगी। जो न्यू नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से जिसके तहत 9th और मैट्रिक दोनों में मैथ्स पढ़ाया जाएगा, वो आप लोगों के लिए नहीं है, तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोग जो अब मैट्रिक के एग्जाम्स देंगे उस मैट्रिक के रिजल्ट के बेस पे स्टूडेंट आप लोगों का 9 का रिजल्ट भी बनाया जाएगा। और होप सो कि आप लोगों की भी कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर दे बोर्ड। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जो करंट मैट्रिक है उनको 3% इंक्रीज करके दी जाएगी परसेंटेज रिजल्ट में। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, तो इट्स अ टफ ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इसको लाइट बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका 9th का रिजल्ट भी जो है वो इसी हिसाब से बनाया जाएगा। तो आई गेस आप में से काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, जो कि पीएससी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। लेकिन अब आप लोगों को जो है न्यू सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। फिजिक्स, मैथ्स, इस्लामियात, उर्दू। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इस्लामियात इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस्लामियात उर्दू में देते हैं। अगर नहीं भी तो आपको उर्दू का पेपर तो अटैम्प्ट करना है। और मेन मसला जो उर्दू के पेपर में आता है बच्चों, वो होता है राइटिंग स्पीड का। आपका पेपर जो है वो लेंदी होता है, और याद होने के बावजूद काफ़ी बच्चे पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको टीचर टास्क दें उसको अपने आप राइटिंग प्रैक्टिस में ज़रूर लेकर आइए। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 है हमारा सेट। सेट चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होते हैं, सेट्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, सेट की नोटेशन कौन कौन सी होती है। नवीद बेटा आपका रजिस्टर कहाँ है, कहाँ बैठे हैं आप गाड़ी में? रजिस्टर और पेन आपके पास होना चाहिए बेटा, नहीं तो आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी नवीद। ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कुछ बच्चों को इस टॉपिक में इशू था मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो बातें अगर किसी कलेक्शन में हैं, सेट कलेक्शन ज़रूरी है। अगर ये दो खसूसियात किसी कलेक्शन में पाई जाती हैं तो हम उसको नाम देते हैं सेट का। सेट की नोटेशन किस तरीके से होती है, सेट को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सब का एक ख़ास हमारे पास रूल है। वो रूल हमें सीखना है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई न्यू स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, तो आप उसमें देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम वो सब भी देखेंगे सेट के हवाले से। फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक पे आते हैं कि व्हाट इज़ अ सेट। तो सेट बच्चों एक कलेक्शन को बोलते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ बैग्स, कलेक्शन ऑफ शूज, कलेक्शन ऑफ सीडीज, ये सब एक कलेक्शन है। इन सब से आप फेमिलियर हैं। लेकिन एक कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है, मिसाल के तौर पे बच्चों मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूँ, और आप जो है खुद अपने आईक्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट इस सेट में, इस कलेक्शन में फिट नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, बुक, पेन, पेंसिल, स्केल और कप। अब आप मुझे बता सकते हैं या ना भी बताएं तो आप अपने जहन में इस चीज़ को सोच सकते हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इस कलेक्शन में फिट नहीं हो रहा, और वो है कप। बाकी सारी कलेक्शन जो है वो रिलेटेड है स्टेशनरी से या आपकी स्टडीज से। तो वो ऑब्जेक्ट इसमें सेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने बेटा इस कलेक्शन को वेल डिफाइन किया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ स्टेशनरी आइटम। तो नाउ यू कैन इजीली पुट एनी ऑब्जेक्ट इन दिस कलेक्शन जो कि इससे रिलेट करेगा और जो कि इससे रिलेट नहीं करेगा। तो वेल डिफाइंड वाली बात तो मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गई कि वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं
कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पे बच्चों, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ही सेट के अंदर दो ऑब्जेक्ट ऐसे आ गए हैं जो आपस में डिफर नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे आपने एक सेट बनाया स्टूडेंट ऑफ क्लास का, अब आपने उसको वेल डिफाइन किया सेट ऑफ बॉयज और सेट ऑफ गर्ल्स पे, तो ये वेल डिफाइंड है। आराम से आप बॉयज़ को जो है बॉयज़ के सेट में रख सकते हैं और गर्ल्स को जो है वो गर्ल्स के सेट में रख सकते हैं। लेकिन आपने उनकी क्लासिफिकेशन ऐसे कर दी कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मेंबर सेट ए में जाएगा या सेट बी में जाएगा, या जो मेंबर सेट ए में आ चुके हैं वो आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे, डिस्टिंक्ट नहीं हो पा रहे। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ फर्नीचर में मैं चेयर या चलें सोफ़ा और काउच, कुछ लोग इन दोनों को आपस में डिफर नहीं कर पाएंगे, वो इन दो ऑब्जेक्ट्स को सेम काउंट करेंगे। अब ये दो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होने चाहिए। अगर उनमें यूनिकनेस नहीं है, अगर हम उनमें डिफर नहीं कर पा रहे, यानी कि वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है तो वो कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगी। तो सेट के अंदर बच्चों जितने भी मेंबर होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, या सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसके मेंबर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एक सेट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए और उस सेट के जो मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई गेस अब आपको डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आ चुका होगा। और आयशा रिजवान को इशू था इस डिस्टिंक्ट वाले पॉइंट में, वो समझ में आ गया होगा। मैं भी आगे फर्दर सेट को डिफाइन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल अल्फाबेट से। फॉर इंस्टेंस अगर हम उसको ले लेते हैं ए, और सेट को लिखने का तरीका बच्चों क्या होगा, हम इसको लिखेंगे हमेशा कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद मिसाल के तौर पे मेरे पास सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसको हम बोलेंगे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4। अब मैं आयशा से मुखातिब हूँ कि आयशा डिस्टिंक्ट वाली बात मैं समझा रहा हूँ कि ये 2 और ये 3 ये डिस्टिंक्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और कोई भी बंदा इनमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब सेट के अंदर लाजमी बात तो नहीं है कि नंबर ही हैं, सेट के अंदर तो नाम भी आ सकते हैं, सेट के अंदर बहुत सारा नाम भी आ सकते हैं। अली आ सकता है, उस्मान आ सकता है। अब एक ही बच्चा है उसको हम लोग उस्मान और असद दोनों के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ मसला हो गया, अब दिखने में तो लग रहा है कि उस्मान और असद दो अलग अलग बंदे हैं, लेकिन रियल में असद उस्मान एक ही बंदा, अभी डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ना। इसका मतलब है ये सेट प्रॉपर नहीं है, ये सेट की डेफिनेशन में फुलफिल नहीं, सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ आके हो गया मसला। तो इसलिए वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट की रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम लोग पहली चीज जो आपके पास नोट डाउन करनी है वो है यूज ऑफ कैपिटल अल्फाबेट, जिससे इसको नाम दिया जाता है। जैसे सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है। और दूसरी चीज हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन कर्ली ब्रैकेट। इसमें भी किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए कि सेट की जो वैल्यू लिखेंगे हम वो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब सेट के अंदर बच्चों जो एलिमेंट्स होंगे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे विद द यूज ऑफ कॉमा। इसको रिप्रेजेंटेशन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पहले अपने पास ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लें कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम सेट की नोटेशन की तरफ आएंगे कि सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं। जैसे आपका नाम जो है, या मिसाल के तौर पे किताब को उर्दू में हम किताब कहते हैं और उसी किताब को इंग्लिश में हम बुक कहते हैं, अरबी में शायद कुछ और कहते हैं और तुर्किश में कुछ और कहते होंगे। तो एक ही चीज़ को लिखने के अलग अलग तरीके हैं ना, तो इसी तरीके से सेट को लिखने के 3 तरीके हैं हमारे पास, मेनली 3 तरीके हैं, 4 तरीके होते हैं वैसे, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं। मैं इन चारों के नाम भी बताऊंगा आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा उनके बारे में। फिलहाल अपने पास आप ये देख लें कि सेट रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 कंडीशन होती हैं कि सेट को हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये बातें तो लाजमी हैं, ये 2 बातें तो लाजमी होंगी सेट लिखते हुए। ठीक है,
क्लियर एवरीवन? यू कैन शो योर थम्स अप ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये बात तो क्लियर हो गई सबको। आयशा आपने तो लाजमी करना है कि आपको ये बात डिस्टिंक्ट वाली समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब सेट मैं एक ले रहा हूँ, जैसे वेल डिफाइंड सेट है सेट ऑफ इवन नंबर, उसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से ए। ऑब्वियसली बुक में उसको नाम दिया हुआ है ई से, ये लाजमी नहीं है कि हम उसको ई से ही नाम दें। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई लाजमी सी बात नहीं है कि हम उसको ई से ही नाम दें। क्लियर है? अब एक सेट है ई जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 6 8। अब बच्चों इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और एक और मैं मिसाल लिख रहा हूँ, एक सेट है बी, इसका नाम हमने कैपिटल अल्फाबेट से दे दिया ना, बी हमने भी देखा कैपिटल अल्फाबेट से देता है, और इसके एलिमेंट है 2 4 6 8। अब इन दोनों में अगर गौर ना करें और वैसे ही देख लें तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो पहला सेट है बच्चों, इसके अंदर है 4 एलिमेंट। जो पहला सेट है हमारे पास, इसके अंदर है 4 एलिमेंट, 2 4 6 और 8। लेकिन जो दूसरा सेट है हमारे पास, इसमें लिखा तो 2 4 6 8 है, लेकिन ये एक ही एलिमेंट है, 2468। 2468। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बच्चों ये है कि बीच में कोई कॉमा नहीं आ रहा। तो हमें दोनों एग्जाम्पल्स देख के एक बात तो समझ में आ रही है कि जब भी सेट के एलिमेंट में हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो बीच में लगाते हैं हम कॉमा। ये कॉमा हमें बताता है कि हमारा सेट खत्म हो चुका, एलिमेंट खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे ये पहला एलिमेंट खत्म हो गया तो कॉमा लगा देंगे। अब ये 4 दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया, अब ये खत्म हो गया तो कॉमा लगा देंगे। फिर हम तीसरा कॉमा लगा देंगे तो इसका मतलब थर्ड एलिमेंट खत्म हो गया। यहाँ पर कोई कॉमा नहीं आ रहा, इट मीन्स ये 2 4 6 8 ये एक ही एलिमेंट है पूरा। इसको आप पढ़ सकते हो 2468। ये बात भी हमने देख ली थी और ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बढ़ रहा हूँ बेटा सेट नोटेशन की तरफ। सेट नोटेशन वही वाली बात कि सेट को किस किस जबान में कैसे लिखा जा सकता है। मिसाल देके समझा रहा हूँ, जबान का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक जबानें हैं नहीं, इसका मतलब है सेट लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है बच्चों टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बेटा, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डर, ये थोड़ी मुश्किल भी है और सेट बिल्डर को समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा हमें। थर्ड जो हमारे पास बच्चों हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन। और 4 है हमारे पास वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम को हम अभी इतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझा दूंगा कि वेन डायग्राम क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द 4 मेथड्स जिस या नोटेशन जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 नोटेशन हैं जिसकी मदद से हम सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम। यानी कि किताब को हम उर्दू में किताब कह रहे हैं, और उसी किताब को इंग्लिश में हम बुक कह रहे हैं, और उसी किताब को हम फारसी में कुछ और कहेंगे, शायद अरबी में कुछ और कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो सेम चीज को लिखने के 4 तरीके हैं। तो इसी तरह एक सेट को इन 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। पहले इनके आप नाम नोट डाउन कर लें तो मैं फिर बारी बारी इनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ कि किस तरीके से हम जो है इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सबने लिख लिए होंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग लिखते हैं ये नाम। ठीक है, अच्छा जी। अब टेबुलर फॉर्म के बारे में मिसाल के तौर पे, टेबुलर फॉर्म में बेटा हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेट है ए 2 4 6 8, यानी कि जो हमने नंबर्स में लिखा था, ये वाली जो फॉर्म है ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी बच्चों हमारे पास, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी, जहाँ पर हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
टेबुलर फॉर्म के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर यही सेट ए मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखना चाहूँ तो अब मैं इसको 2468 नहीं लिखूंगा, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए क्योंकि वेल डिफाइंड तो है, तो मुझे इसको डिस्क्राइब करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको अपने जहन से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे एक बच्चा जानता है कि ये सेट ऑफ इवन नंबर है, लेकिन कंप्लीटली डिफाइन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 2468 पे तो रुक गया, इवन नंबर तो चलते रहते हैं। तो हमें इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा ए, और डिस्क्राइब करके इंग्लिश में लिख देंगे ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। मैं आपको आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा था सेट, मैंने सेट लिखा था a इक्वल्स टू 2 4 6 8। अब मैं इसको डिस्क्राइब कैसे कर रहा हूँ बच्चों। अच्छा, दो बच्चों ने रेज हैंड किया है, मैं देख लेता हूँ पहले कौन है ताकि आपके आंसर ले लें। हमजा अली और अनस जुबैरी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हमजा अली और अनस जुबैरी। जी हमजा अली, हमजा पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपने। सर इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा डिस्क्रिप्टिव में? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन हमजा। हमजा, जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट लगाया जाए, लेकिन अगर आप, जैसे हमने पहले सेट कर लिया था कि हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो आप लगा भी सकते हैं, ये लें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बुक में कहीं कहीं आंसर लिखा हुआ है जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है हमारी बुक बता रही है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं। ठीक है हमजा, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी जी सही। ओके, अनस जुबैरी भी क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे। अनस जुबैरी जी बेटा, आप अनम्यूट कर लें, आप पूछ सकते हैं, आप कुछ पूछना है तो। अनस जुबैरी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा क्वेश्चन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, आई गेस अनस जुबैरी को कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यही जो टेबुलर फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा था बच्चों, ये टेबुलर फॉर्म थी क्योंकि इसमें देखो नंबर लिखे हुए, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ टेबुलर फॉर्म। और ये फॉर्म मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया पूरा वर्ड्स में, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब हम इसके फर्दर एग्जाम्पल्स देखेंगे ना बच्चों, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अपना होमवर्क सेक्शन बेटा देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को होमवर्क असाइन करूंगा, और होमवर्क जैसे जैसे आप लोग करते रहेंगे ना बच्चों, तो मुझे पता चलता रहेगा कि कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है और कहाँ समझने में मसला हो रहा है। ठीक है, अब इसी सेट को मैं एक तीसरी शक्ल में लिख रहा हूँ। मैं पहले वेन डायग्राम समझा रहा हूँ, उसके बाद सेट बिल्डर पे आऊंगा क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल है। VEN भी इस्तेमाल होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बच्चों क्या होता है, हम सर्कल और रेक्टेंगल की मदद से, यानी कि डायग्राम बना के सेट को लिखते हैं, इसलिए इस फॉर्म का नाम क्या भी है, वेन डायग्राम। अब बहुत ही आसान है वेन डायग्राम। एक सेट ए है तो आप एक गोल बॉल बनाएं, इसको नाम दे दें सेट ए। ये ए अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, और इसके एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों, इसके एलिमेंट क्या क्या थे, 2 4 6 8। इस गोल बॉल के अंदर कहीं पर भी लिख दो तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन या ये वाली नोटेशन का मतलब होता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन का मतलब होता है फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका। ठीक है, तो इस ए को जब चैप्टर 2 में आएंगे पढ़ेंगे तब आपको ये नोटेशन वाली बात मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो ए हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक सेट, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया, गोल बॉल बना के लिख दिया हमने उसको। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो मैं ये वेन डायग्राम को भी और डिटेल में समझाऊंगा।
कि कैसे होता है यूनियन और कैसे देखा जाता है इंटरेक्शन, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं। अब इसी सेट को बच्चों, ए सेट जो टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ था, हम चौथी शक्ल या चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर, इसमें कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर बच्चों एक दफ़ा समझ लो, क्योंकि हर दफ़ा सेट बिल्डर को ऐसे लिखा जाएगा कि हम हर सेट को इसी तरह ए लिखेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम हर चीज़ को एक्स के बराबर रख देंगे, या कोई बच्चा चाहे तो वाई के बराबर रख सकता है, कोई भी वेरिएबल ले लो, यानी कि वेरिएबल के बराबर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर सेट ए को किसके बराबर रख दिया, एक्स के बराबर। अब एक्स में ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। इन वैल्यूज को पुट करने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं सच दैट, एक सीधी लाइन बनाते हैं। सेट बिल्डर में ना सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स बताएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये ई नहीं है बेटा, ये एप्सिलॉन है, ये ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा एप्सिलॉन है, लैटिन सिंबल है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर बच्चों, इवन नंबर। और इवन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ई, याद है इवन नंबर को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, ई का नाम दिया था। एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो समझ में आता रहेगा आपको सेट बिल्डर। और अब सारे इवन नंबर तो नहीं है, 2 से लेके 8 तक है। अब आगे हमें इनको डिफाइन भी करना होगा। एंड ये सिंबल किसका है, पहले हमने बताया कि ए बिलोंग्स टू, ए इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स को डिफाइन कर रहे हैं इसके हिसाब से, सच दैट, ये बात लाइन का मतलब क्या है, अभी मैं लिखवाऊंगा बच्चों, इनके नाम भी लिख लेना। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, कैसे पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ई का मतलब इवन नंबर, इसका मतलब इस कैरेट साइन का मतलब है एंड एक्स इज लेस देन 10 या 9, ये सेट खत्म हो गया। अब ये वाला जो सेट बच्चों मैंने डिफाइन कर दिया है ना, वो इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए बराबर है एक्स के और एक्स इवन नंबर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ये इवन नंबर लिखे हुए, पहली शर्त भी पूरी हो गई। अब उनकी लिमिट भी बतानी कहाँ तक चल रहा है, तो एंड एक्स इज लेस देन 10 या एक्स इज लेस देन 9, या कोई बच्चा चाहे तो इसको लिख सकता है लेस देन इक्वल टू 8। लेस देन लिखेंगे तो 9 से लेस लिखना पड़ेगा, और लेस देन इक्वल टू करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से 8 भी लिखना पड़ेगा, 8 या जहां तक आपका सेट जा रहा है। इसको जल्दी से अपने पास उतार लो, ये पहले लिखो, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसी को टेबुलर को हमने लिखा सेट बिल्डर में, इसी टेबुलर को हमने लिख दिया सेट बिल्डर। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास, इसमें हम लोग इस तरह सिंबल्स का बच्चों इस्तेमाल करते हैं। मैं इन सिंबल्स को भी डिफाइन कर रहा हूँ, ये सब मुश्किल लग रहा होंगे आप लोगों को, तो जल्दी से इसको उतार लो। ये टेबुलर लिखो पहले और उसके नीचे ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो। ये सेम चीज़ की सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखी है। आप लोग बेटा ये 8 में पढ़ चुके हो, तो आई गेस बिल्कुल न्यू तो नहीं है आपके लिए, लेकिन ऑब्वियसली बहुत टाइम हो चुका है पढ़े हुए, तो इसलिए मैं सब रिव्यू करवा रहा हूँ आपको। अच्छा आलियान कुछ क्वेश्चन पूछने, बाकी बच्चे जा रहे हैं, जब तक मैं आलियान से पूछता हूँ। आलियान क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी आलियान क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा। सर वो क्या कहते हैं, ये जो आपने सारे सिंबल्स लिखे हैं इनको थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे और इनके नाम भी बता दें ताकि समझ आ जाए। बेटा हाँ, मैं तो अभी देखो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है ना, अब मैं क्या करूँगा, इनको अलग से लिख के इनको क्या बोलते हैं मैं वो भी लिख दूंगा, ठीक है, सही है। अलग से बना के, ठीक है, एक्सप्लेन करते हो गए। ठीक है जी, इसको उतार लिया आप लोगों ने, जो मैं बताया तो बच्चों इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम, और फिर एक और एग्जाम्पल भी करा दूंगा। टाइम थोड़ा कम होता है हमारे पास क्लास का, तो हमें तो जल्दी जल्दी बेटा उतारना, आप लोग मेरा प्लीज साथ दें ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। मिसाल के तौर पे एक सेट है बी, उसके अंदर लिखा हुआ है 1 3 5, 1 3 5। अब ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बच्चों, ये अभी लिखी हुई है, ये अभी लिखी हुई है टेबुलर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर मत समझना, ये हेडिंग मैंने डाली है क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट बिल्डर। अब ये है टेबुलर नोटेशन, इसी की
सेट बिल्डर बच्चों कैसे होगी, इसी की सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी, हम इसको नाम तो वैसे ही देंगे बी का, और मैंने क्या बताया था किसी एक वेरिएबल के बराबर रख देंगे, फाइन करेंगे, यानी कि सेट बिल्डर में हर उसको हम किसी वेरिएबल के यानी कि एक्स के या वाई के बराबर रख देंगे। अब लिखेंगे सच दैट, अब इसको हम बताना शुरू करेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सबसे पहले बताएंगे कि किस ग्रुप का है ये 135 कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 3 5 7 9 ये सारे होते हैं ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर को हम बोलते हैं ओ, एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि यहाँ सारे ऑड नंबर तो नहीं लिखे हुए, हमारे पास यहाँ पर जो है ऑड नंबर ब्रेक भी हो रहे हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे हम एंड एक्स इज लेस देन, x is less than 7 या 6 या लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, पहले ग्रुप बताना होता है कि कौन से उसमें, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर लेस देन इक्वल टू का सिंपल इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको आखिरी नंबर तक बताना होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू के अंदर ये वाला नंबर भी काउंट हो जाता है, लेस देन में ये काउंट नहीं होता, इसलिए इससे एक आगे वाला बताना पड़ता है, 7 बता दो 6 बता दो, एक आगे वाला, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। तो ये मैंने देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी, आपकी अपनी ओन स्वीट चॉइस है, तो ये टेबुलर फॉर्म वाले सेट को इस तरह सेट बिल्डर में लिख दिया। अब मैं आपको ये सिंबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेट बिल्डर में जो हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो पहले मैं ऊपर एक, फिर उसमें से बताऊंगा इनको पढ़ते क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने एक लिखा, एक सेट है सी, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं एन का, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। इसकी टेबुलर फॉर्म आप जहन में सोच सकते हो सब लोग, लेकिन अभी हम टेबुलर नहीं बता रहा, मैं आपको इनको पढ़ना बता रहा हूँ। ये जो पहला सिंबल है ना ये बार का, इसको हम बोलते हैं सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट, ये सिंबल सी लाइन, सिंपल सी लाइन बना देते हैं, जैसे आई होता है ना, लेकिन ये आई नहीं है, ये सिंबल सी लाइन, और थोड़ा गैप दे के लिखेगा ताकि ये ना हो कि इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें थोड़ा गैप दे के लिखेगा। उसके बाद आता है ये वाला सिंबल, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसका नाम एप्सिलॉन है, लेकिन यहाँ पर ये एप्सिलॉन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है बिलोंग, यहाँ पर इसका मतलब है बिलोंग्स टू, क्लियर है एवरीवन। उसके बाद आपने देखा होगा एक कैरेट का साइन दिख रहा है आपको, ये कैरेट साइन कहलाता है, कंप्यूटर के बच्चे जानते हैं ये बात, कैरेट का मतलब पावर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर यहाँ पर हम उसको बोलेंगे एंड, ये ठीक है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पर जो चीज समझा रहा हूँ कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ते कैसे, अब कैसे पढ़ूंगा, मैं लिखा सी इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि सेट बिल्डर में हम सबको एक्स या वाई के बराबर रख देते हैं। अब एक्स को डिफाइन कर रहे हैं हम, अगले पार्ट में क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स है क्या, सच दैट, ये लाइन क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स है नेचुरल नंबर, कभी ये इवन नंबर होंगे, कभी ये ऑड नंबर होंगे, कभी प्राइम नंबर होंगे, कभी इंटीजर होंगे, तो हमें मैथ्स में तो यही सारे नंबर पढ़ने हैं, और ये आपके चैप्टर नंबर 1 के स्टार्टिंग में सारे लिखे हुए हैं कि इवन नंबर को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, और ये आप लोग का टास्क भी है कि आप लोग उनको पढ़ के रखिएगा, और मैं आप लोगों से क्विज भी लूंगा इसका। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड पहले हमने बता दिया कि इसके ग्रुप कौन सा है, इसका ग्रुप है नेचुरल नंबर वाला। अब बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि अगर लिखना शुरू करेंगे नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 और 5 भी शामिल होगा, 5 शामिल क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ लेस देन नहीं लिखा बल्कि लिखा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि 5 को भी ऐड करेंगे, तो ये सी मैंने को टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ये टेबुलर फॉर्म, ये इसी सेट की टेबुलर फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो
समझ में आई होगी। सेट बिल्डर नोटेशन आपको समझ में आ गई होगी। बच्चे आप लोग बेटा कोशिश करें, आप क्लास में कॉन्स्टेंटली मौजूद रहे, बार बार आना जाना मत करें, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा बच्चों आप लोगों को। तो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा क्लियर हुआ होगा, सेट क्या होता है, सेट नोटेशन क्या क्या होती हैं, सेट को लिखने के क्या क्या तरीकेकार होते हैं, ठीक है, और सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है समझ। नेक्स्ट क्लास में मैं सेट बिल्डर नोटेशन से स्टार्ट कराऊंगा और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा मैं अब बारी बारी आप लोगों को अनम्यूट कर लूंगा। यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। आयशा सुहेल कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं। आयशा सुहेल पूछ रही हैं। ओके, योर कैमरा इज नॉट वर्किंग जी। एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू। आप में से कोई भी बेटा अनम्यूट कर सकता, रेज हैंड कर सकता है। अगर इससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एनी क्वेश्चन, एनीवन? मेरे साथ जो हैं तुरफा है। तुरफा, यू कैन थम्स अप if everything is clear to you. Abdul Rafi, everything clear? You can just do like this, thumbs up. Very good. Mariam, everything is clear in the today's lecture? Thank you, Mariam. Aisha Suhail, very good. Tania, beta, I repeated most of the topics of the last class because in the last class many students were not present, or if they were present, they were unable to understand properly. So I have revised the topics of previous class as well. Anas, very clear hai beta? You can thumbs up like this if you are unable to thumbs up in that manner. Okay, Aisha is one. Aisha, अब तो इशू नहीं है बेटा, अब तो आगे बढ़ सकते हैं ना हम आराम से। क्लियर हो गया ना ये सब? थैंक यू आयशा। तनीषा, क्लियर है बेटा? थैंक यू तनीषा। Hassan, clear hai? You can thumbs up if everything is clear, so we can conclude the lecture today. Okay. Hassan, you were not present in the last class. No? Please beta, don't try to join every class and don't miss any class, because आप लोगों की हर क्लास जो है ना बेटा वो नेक्स्ट क्लास से कनेक्टेड होती है। स्पेशली मैथ्स में, फिजिक्स में या साइंस सब्जेक्ट में तो ऐसा ही होता है। आप एक क्लास मिस करोगे तो आपको अगली क्लास भी समझ में नहीं आएगी। ऑब्वियसली मैं रिपीट तो करूंगा लेकिन लिमिटेड टाइम है बेटा, मीटिंग टाइम भी लिमिटेड होता है, ठीक है। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। मैं आज कुछ होमवर्क भी असाइन करूंगा, वो भी देख लीजिएगा होमवर्क सेक्शन में अपने सॉफ्टवेयर में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।